हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। अल्जाइमर्स डिसीज से स्टार्ट करेंगे आज। अल्जाइमर्स डिसीज जो है वो ब्रेन का एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसेबिलिटीज़ भी हो जाती हैं। तो लैंग्वेज को यूज़ करना, वर्ड्स को याद रख पाना, चीज़ों के नाम को याद रख पाना, कौन सा वर्ड कब बोलना है, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है समझनी। ये ज़्यादातर एल्डरली पर्सन में होता है अल्जाइमर, और कॉजेज़ प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब कि एक के बाद एक जो है सिम्टम्स इसमें नज़र आते रहते हैं, बढ़ता जाता है धीरे धीरे। इरिवर्सिबल डैमेज होता है कॉर्टिकल रीजन ऑफ द ब्रेन। तो ये डैमेज एक बार हो गया तो ये दोबारा से ठीक नहीं हो पाते। मेमोरी फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। Alzheimer's patient is marked by striking simplification process wherein words that once precisely described some event are now lost. तो अब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, वो ये भूलना शुरू हो जाते हैं। उसकी जगह पे जर्नल टर्म्स यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो जर्नल चीज़ें, जर्नल वर्ड्स यूज़ कर पाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड्स ये भूल जाते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें इन्हें याद नहीं रहती। प्रैग्मेटिक नॉलेज यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो नॉलेज होती है इनको वो भूल चुके होते हैं। नॉर्मल चीज़ें जैसे कि जूते कैसे बांधने हैं, कपड़े कैसे बदलने हैं, इस तरह की चीज़ों को भी, इनके भी स्टेप्स इनको धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाते हैं। और कंसर्निंग द करेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ स्पीच एक्ट, तो किस तरीके से बोलना चाहिए, इसकी स्पीच की टोन कैसी होनी चाहिए, कैसी साउंड होनी चाहिए, ये सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम आती है इनको। टर्न टेकिंग में प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसके ख़त्म होने के बाद हमें बोलना चाहिए, ये चीज़ ये नहीं समझ पाते हैं। और पैटर्न ऑफ डेफिसिट एंड नॉन डेफिसिट अगेन आर्ग्यूज फॉर डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द वेरियस लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत कम हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा भी होने लग जाती हैं, लेकिन करता ये बहुत नेगेटिवली अफेक्ट है लैंग्वेज के प्रोसेसिंग को। फिर आता है स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, जिसको हम शॉर्ट में SLI भी बोलते हैं। और SLI यूज टू रेफर टू द प्रॉब्लम्स इन एक्विजिशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को समझना, एक्वायर करना और उसको यूज़ करना, टिपिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट में जो बच्चे अपने दोस्तों से पीछे रह जाते हैं लैंग्वेज को सीखने में, बोलने में ढंग से, उनके अंदर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है, और जो कि स्कूल में ज़्यादा पता चलती है जब वो स्कूल में ठीक से बोल नहीं पाते हैं या रीड नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे जो है मॉर्फीम्स का ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं, और ग्रामेटिकल मॉर्फोलॉजी का भी करेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये जैसे प्लूरल वर्ड के आगे S लगाना है, पास्ट टेंस के एंड में ED लगाना है, ये सारी चीज़ें इनको समझ में नहीं आती हैं। ये स्पीच साउंड्स को आपस में कंबाइन नहीं कर पाते हैं टू मेक अ प्रॉपर साउंड, या फिर एक प्रॉपर स्पीच बनाने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम्स में आते हैं यूज़ ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस and problems producing and understanding syntactically complex sentences। तो एक तो शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं समझ पाते। SLI प्रॉब्लम में वोकैबलरी बहुत ख़राब होती है बच्चों की, उनको वर्ड्स ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नए वर्ड्स लर्न करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्लस उनकी जो डेवलपमेंट ऑफ फोनोलॉजी एंड सिंटैक्स आर कंप्लीटेड इन चाइल्डहुड। ये फोनोलॉजी कंप्लीट हो जाती है, सिंटैक्स भी इनको डेवलप हो जाता है पूरे तरीके से, और जो वोकैबलरी है वो बड़े होने तक इनकी डेवलप होती ही रहती है। ऐसे बच्चों को प्रोसेसिंग प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज में, मतलब कि अगर बहुत जल्दी जल्दी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं उतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन। अगर बहुत फास्ट कोई बोल रहा है तो वो समझने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर आगे आता है डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनको हम फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के नाम से या डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं, जो बच्चों की एबिलिटी टू डेवलप इजीली अंडरस्टूड स्पीच बाय द टाइम दे आर 4 years ओल्ड, ये एबिलिटी को थोड़ा सा इम्पेयर कर देता है।
एबिलिटी टू डेवलप इजीली अंडरस्टूड स्पीच, मतलब कि जो वो समझ पा रहे हैं वो स्पीच को बोल पाना दोबारा से। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कॉज जो है अभी अननोन है, मोस्टली वो ये माना जाता है कि ये जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से होता है, क्योंकि कुछ बच्चे जिनके रिलेटिव्स को ये प्रॉब्लम है उनमें ये सिमिलर टाइप का डिसऑर्डर मिलता है। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्रैक्सिया में। Dyspraxia is characterized by impairment in the ability to plan and carry out sensory and motor task। तो जो बच्चे या एडल्ट्स भी जो होते हैं, जो मतलब जो उन्होंने प्लान किया होता है कि वो ये अभी लिखेंगे, कुछ भी वर्ड लिखना चाह रहे हैं या कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। जनरली इंडिविजुअल्स विद डिसऑर्डर अपीयर आउट ऑफ सिंक, मतलब आउट ऑफ सिंक विद द एनवायरनमेंट, मतलब वो सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे होते हैं। उनके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं? जैसे पुअर बैलेंस होता है बॉडी में, पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, क्लमजीनेस होती है, विजन प्रॉब्लम्स होती हैं, परसेप्शन डिफ़िकल्टीज होती हैं, इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में प्रॉब्लम होती है, सोशल स्किल्स बहुत पुअर होते हैं, पुअर पॉस्चर, पुअर शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इस टाइप की चीज़ें इनमें दिखती हैं और ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिस्प्रैक्सिया जो है वो लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। अब इसके बाद लैंग्वेज डिसऑर्डर्स खत्म होते हैं, फिर आते हैं स्पीच डिसऑर्डर्स पे। तो स्पीच डिसऑर्डर्स में दो तीन तरह के टाइप, अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे पहला है वॉइस डिसऑर्डर्स है। वॉइस में जिसकी पिच ऑफ वॉइस या वॉल्यूम ऑफ वॉइस प्रॉपर नहीं होती है, वोकल क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ड्यूरेशन ऑफ साउंड या रेजोनेंस ठीक नहीं होती है, तो वो वॉइस डिसऑर्डर में आ जाता है। स्पीच साउंड डिसऑर्डर या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जिसको बोलने में, साउंड स्पीच बोलने में प्रॉब्लम होती है। फ्लुएंसी डिसऑर्डर का मतलब है जो नॉर्मल रेट पे बोल नहीं पाता है, मतलब एक प्रॉपर कंटिन्यूसली प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को बोल ना पाना, स्टटरिंग करते हैं, जैसे जो लोग अटक अटक के बोलते हैं, उसको हम फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स में लेंगे। वॉइस डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आता है कि इसमें जो है, एक तो वॉइस में क्या होता है, हमारे लंग्स का, लैरिंग्स का, वोकल कॉर्ड्स का और नेजल पैसेज का, इन चारों चीज़ों का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। तो कहीं भी कुछ अगर ठीक से नहीं आपस में कोऑर्डिनेट हो रहा है तो उसमें वॉइस में प्रॉब्लम आती है। तो कैसी वॉइस निकलती है? जैसे स्ट्रेन्ड वॉइस होती है बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा हो बोलने में किसी को। हस्की वॉइस होती है, बहुत ही रफ टाइप की होर्स वॉइस होती है। तो इसमें हाइपर नेज़लिटी मतलब जो लोग बिल्कुल ही जो नाक से बोलते हैं, जो लोग, हाइपर नेज़लिटी हो गया या हाइपो नेज़लिटी हो गया, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फिर इसके अंदर और आ जाता है एक और चीज़, हम बोलते हैं जैसे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइस जो है वो बहुत लाउड या बहुत सॉफ्ट होना। एक नॉर्मल वॉल्यूम हमारी लाउड कितनी होनी चाहिए, सॉफ्ट कितनी होनी चाहिए, ये हम जैसे बोलते टाइम हमें समझ में आता है कि हमें कब कुछ चीज़ बहुत लाउडली बोलनी है या हमें कब बहुत सॉफ्टली बोलनी है, उस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाते जिनको वॉइस डिसऑर्डर्स होते हैं। पिच को कंट्रोल नहीं कर पाते कि कितना चिल्ला के बोलना है और कितना प्लेजेंट बोलना है। क्वालिटी उनकी हाईनेस और लोनेस ऑफ वंस वॉइस, की वॉइस कितनी हाई है कितनी लो है, इस चीज़ में कंट्रोल नहीं होता है। या फिर रेट ऑफ स्पीच, मतलब कितनी जल्दी जल्दी बोलना है या कितना धीरे बोलना है, उस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वे बता रहे हैं कि किसी किसी कल्चर में तो ये नॉर्मल माना जाता है, अगर कोई धीरे धीरे बोल रहा है तो वो बेटर माना जाता है। तो कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो वॉइस डिसऑर्डर है वो कितनी ज़्यादा सीवियर मानी जाती है। फिर आता है स्पीच साउंड डिसऑर्डर, जिसमें हमें स्पेसिफिक साउंड निकालने में प्रॉब्लम होती है, जैसे एस का साउंड हो गया या आर का साउंड हो गया, और इनको इन्होंने सब डिवाइडेड करा हुआ है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स में, जिनको हम फोनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, मतलब कि साउंड निकालना, या फोनीमिक डिसऑर्डर्स में। तो ये दो टाइप अलग अलग हो जाते हैं, आर्टिकुलेशन एंड फोनीमिक। तो आर्टिकुलेशन का मतलब है डिफ़िकल्टी लर्निंग टू फिजिकली प्रोड्यूस साउंड, साउंड निकाल ना पाना, उसको आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कहेंगे। और फोनीमिक डिसऑर्डर का मतलब है डिफ़िकल्टी इन लर्निंग द साउंड डिस्टिंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। तो किस तरीके से अलग अलग
एक ही वर्ड का अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से साउंड आता है। जैसे बट और पुट, दोनों में यू का साउंड अलग है। इस डिस्टिंक्शन को ना समझ पाना इज फोनेमिक डिसऑर्डर। तो सो दैट वन साउंड में बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी, तो एक ही जो साउंड है उसको एक ही तरीके से बोला जाता है हर तरीके से। तो कोई अगर पुट बोल रहा है तो वो BUT को भी बुट बोलेगा और वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्यों फ़र्क है, तो वो सब फोनेमिक में आ जाता है। तो इन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स को। इसमें हमारी टंग, लिप्स, टीथ, माउथ, ये चारों चीज़ें यूज़ होती हैं स्पीच का साउंड निकालने में। और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में क्या होता है कि कभी कभी हम कोई एक्स्ट्रा साउंड ऐड कर देते हैं या कोई साउंड हम बीच में से मिस कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इसके आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका क्लेफ्ट लिप होता है। क्लेफ्ट लिप होता है मतलब उनका जो लिप होता है वो नॉर्मल शेप में ना होके थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ टाइप का होता है। तो वो जो क्लेफ्ट लिप वाले लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम नज़र आती है। मिसिंग टीथ हो या हैवी टंग हो, इन सारे जो मतलब डिफॉर्म्ड माउथ होता है जिनका, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है। उसके बाद आता है आपका फोनेमिक डिसऑर्डर्स। इसमें फिजिकली साउंड प्रोड्यूस करना और एक ही साउंड को अलग अलग टाइम पे कैसे अलग अलग साउंड में बोलना है एक ही अल्फ़ाबेट को, उस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे टी हो गया, या टी और सी आर ऑलवेज प्रोनाउंस विद एन इनकरेक्ट साउंड। टी और सी को गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सी की जगह टी यूज़ कर लिया या टी की जगह सी यूज़ कर लिया, एक दूसरे की जगह पे इनके साउंड बोल दिए, तो वो चीज़ फोनेमिक डिसऑर्डर में आ जाता है। ये स्पीच थेरेपी में इम्प्रूव हो सकता है। फिर आते हैं फ्लुएंसी डिसऑर्डर पे। फ्लुएंसी डिसऑर्डर का मतलब है जब हम साउंड जो है ना, अगर बहुत रैपिडली या एक्स्ट्रा साउंड अगर हमारे मुंह से निकल रहा है, एक्स्ट्रा जो कि ज़रूरत भी नहीं है, अगर बहुत रैपिडली बोल रहे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्लटर टाइप का बोल रहे हैं या बार बार रिपीट कर रहे हैं और शुरू में अटक अटक के बोल रहे हैं, तो वो चीज़ फ्लुएंसी डिसऑर्डर में आ जाए। मतलब फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हम। तो इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, मोटोरिक फैक्टर्स मतलब कि आपके मसल्स से रिलेटेड फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। जिन बच्चों को फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स होता है उनकी सोशलाइजेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते अपने ग्रुप में, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा विड्रॉन हो जाते हैं, आइसोलेटेड रहने लग जाते हैं। फिर एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच में इसको हम वर्बल एप्रैक्सिया या डिसप्रैक्सिया भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, पर्सन हैज़ ट्रबल सेइंग वट ही और शी वांट्स टू से करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली। तो ये माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते जो वो बोलना चाहते हैं। ये इसके दो टाइप है, एक्वायर्ड एंड डेवलपमेंटल है। एक्वायर्ड एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच कैन अफेक्ट अ पर्सन एट एनी एज। तो एक्वायर्ड वाला किसी भी एज में अफेक्ट कर सकता है। कुछ ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो हमारे स्पीकिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनमें डैमेज हो जाता है अगर, तो रिजल्ट जैसे स्ट्रोक की वजह से हो गया, हेड इंजरी की वजह से डैमेज हो गया या ट्यूमर की वजह से हो गया, तो वो एक्वायर्ड में आ जाता है। जो पहले नहीं था वो बाद में, जैसे जिनको बाद में ये प्रॉब्लम हो गई है। मसल वीकनेस हो जाती है उन एरियाज़ की जहाँ से स्पीच प्रोडक्शन होती है, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, डिसआर्थरिया करके बोलते हैं उसको। उसके बाद डेवलपमेंटल अप्रेक्सिया स्पीच डिसऑर्डर जो है वो शॉर्ट में DAS लिखा हुआ है, वो शुरू से ही बच्चों में होता है बर्थ के टाइम से, इसलिए इसका नाम डेवलपमेंटल है। एंड ये बॉयज़ को ज़्यादा इफेक्ट करता है रादर देन गर्ल्स। एंड दिस स्पीच डिसऑर्डर गोज बाय सेवरल अदर नेम। इसके और भी नाम है, जैसे आपको डेवलपमेंटल की जगह वर्बल अप्रेक्सिया या आर्टिकुलेटरी अप्रेक्सिया या चाइल्डहुड अप्रेक्सिया, इस टाइप से नाम आपको मिलेंगे। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो जब ब्रेन जो है वो सिग्नल प्रॉपरली नहीं भेज पाता है मसल्स पे, कौन से मसल्स जो स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को। फिर नेक्स्ट आता है डिस्प्रोसिटी। डिस्प्रोसिटी जो है एक रेयरेस्ट न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर है, जिसमें
It is characterized by alterations in intensity, in the timing of utterance segments, in rhythm, intonation of words. मतलब कि किस तरीके से बोलना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए वर्ड्स के, कौन सा वर्ड पहले कौन सा बाद में, इंटोनेशन क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। फ्लुएंसी मतलब कि बोलना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। चेंजेस इन द टू द ड्यूरेशन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी and the intensity of tonic and atonic syllables of the speech। मतलब सिंपल टर्म्स में इसको समझे तो इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन की सडनली एक्सेंट चेंज हो जाती है, वो एकदम दूसरे एक्सेंट में या अलग तरीके से बोलने लगता है जो कि उसकी नेटिव एक्सेंट नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्रोसिडी। फिर नेक्स्ट आता है डिसअर्थ्रिया, जो कि एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर है। It is a weakness or paralysis of speech muscles caused by damage to the nerves or brain। तो अगर नर्व्स में या ब्रेन में डैमेज हो जाता है तो जो पैरालिसिस हो जाता है स्पीच मसल्स का, मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। तो इस केस में कैसी स्पीच आती है, स्लर्ड स्पीच आती है, स्पीकिंग सॉफ्टली और बेयरली एबल टू विस्पर, विस्पर ना कर पाना और बहुत सॉफ्टली बोलना लेकिन धीरे धीरे नहीं बोल पाते हैं, विस्पर नहीं कर पाते हैं। स्लो रेट ऑफ स्पीच होती है और कभी कभी रैपिड रेट ऑफ स्पीच होती है विद अ मम्बलिंग क्वालिटी, मतलब क्लियर सुनाई समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। लिमिटेड टंग लिप जॉ मूवमेंट, जॉ मूवमेंट या टंग मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड होती है। इस केस में बच्चों को आर्टिकुलेशन थेरेपी या फिर फ्लुएंसी थेरेपी बोलते हैं, जिसको फ्लुएंसी ट्रेनिंग वो दी जाती है, जिसमें मसल कोऑर्डिनेशन, स्पीच एंड ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन, इस टाइप की चीज़ों को प्रैक्टिस में कराया जाता है ताकि वो प्रॉपरली उसको बोल पाए। तो इससे हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट ब्लॉक 4 रह गया हमारा, जो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।